Hello everyone, how are you? I hope everybody is doing great. I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel, English with Sangapal Sir. Today we are going to solve second IBPS clerical PYQs. So without wasting our time, let us start with the very first question. And the very first question is, directions are given here. Let us see what these directions say. Rearrange the following sentences in the proper sequence to form a meaningful paragraph, then answer the questions given below them. हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया है. We have to go through the passage first. We have to read the passage. Now, this passage is not in its proper order. The sentences of these passages are jumbled. इन sentences को जो है passages को जो sentences है इनको jumbled किया है. अब इन्हें हमें प्रॉपर ऑर्डर में लाना है. मतलब जंबल पैराग्राफ या पैराजंबल का ये सवाल है. इससे पहले बहुत सारे सवाल सॉल्व किए हैं. वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो जरा सा एसबीआई क्लरिकल पीवाईक्यूज में जो हमने सॉल्व किए थे उससे थोड़े से अलग है. देखते हैं कि ये अलग कैसे है. तो अलग ऐसे है कि यहाँ पे ना कि एक सवाल नहीं है, एक क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों को CBDA ABCD ऐसे कुछ इसका सीक्वेंस निकालना है. यू हैव टू आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, और विच ऑफ द सेंटेंस इज द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट. तो इस तरह के सवाल हमें दिए हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जंबल्ड पैराग्राफ से. और यहां पे ये पैराग्राफ है, पूरा का पूरा पैराग्राफ है. ठीक है, इस पैराग्राफ को पहले पढ़ लेते हैं. मैं इधर इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूं अभी के लिए. तो यहां पे पहला जो सेंटेंस दिया है ये जो है वो कंजम्पशन है. शायद आपको ना दिखे तो मैं ये आपके लिए पढ़ लेता हूं. एम्ब्रेसिंग दिस गोल्स. अभी मैंने आप लोगों को कुछ टेक्निक्स सिखा ही है. हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने इससे पहले भी जंबल्ड पैराग्राफ के जो लेक्चर्स है वो लिए हैं. तो आप जिन्हें अभी तक पता नहीं कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले लेक्चर्स देखिए. अपने आप इस लेक्चर में आपको आइडिया आ जाएंगे कि हम किस तरह से इन्हें सॉल्व कर रहे हैं. बट अगर आप लेक्चर सीरीज तोड़ के बीच में से देख रहे हैं तो फिर इट वुड बी लिटिल बिट डिफिकल्ट इसे समझना. तो इट इज बेटर टू वॉच दिस लेक्चर सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर्स, फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, so that you can connect yourself with the data that we are analyzing over here. All right, so here the first sentence says embracing these goals. Now remember what it says. It says embracing these goals. These goals मतलब क्या, मैंने इससे पहले बात की है these that these those की. ये क्या दर्शाते हैं, you know that. तो ये जो है these that these those, ये हमारे demonstrative adjectives है. That means we have already discussed some goals जो इसके पहले कहीं तो भी मेंशन किए हैं. इसका मतलब हमारा ये वाला सेंटेंस तो पहला नहीं होगा. These goals, अगेन these goals ही दिया है तो ये भी हमारा पहला सेंटेंस नहीं होगा. उसके बाद में दिया है सी, द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. तो यहां पे ये गोल्स मेंशन किए हैं, द 17. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs सर्व्स, यहां पे उसका शॉर्ट फॉर्म दिया है SDGs सर्व as a comprehensive blueprint for global prosperity, focusing on eradicating poverty, protecting the planet and ensuring a better future for all. Now everybody look at this कि यह सेंटेंस हमारा पहला हो सकता है. बट अभी हम फाइनल जो हमारा डिसीजन है उस पर जंप नहीं करेंगे, पहले देखेंगे. सेकंड जो है, सेकेंड कहता है द SDGs स्ट्राइव टू टैकल. तो SDGs ये क्या है, यहां पे है ये शॉर्ट फॉर्म, ये है शॉर्ट फॉर्म. याद रखिए जब भी पैसेज में कोई चीज डिस्क्राइब की जाती है, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म दोनों देना है तो पहले शॉर्ट फॉर्म और उसके बाद में कहीं तो भी लॉन्ग फॉर्म नहीं देंगे. यू हैव टू मेंशन द लॉन्ग फॉर्म फर्स्ट एंड देन शॉर्ट फॉर्म.
तो इसका मतलब ये जो एसडीजीज यहां पे दिया है ये भी हमारा पहला स्टेटमेंट नहीं होगा। यहां पे भी एसडीजीज दिया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिया है, ये भी हमारा पहला नहीं होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा हमारा वो है सी। वी अंडरस्टैंड कि सी हमारा पहला है। इस तरह से हमारा पहला निकल के आया। नाउ लेट अस मूव ऑन। तो ये क्या कह रहा है? प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट एंड इंश्योरिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, बाद में फुल स्टॉप है। दीज गोल्स इस्टेब्लिश्ड आएगा या द एसडीजीज स्ट्राइव टू टैकल। तो इसके बाद में तुरंत ये दिया है, तो इसके लिए पहले बार तो प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है, एकदम से नाउन के बाद में नाउन रिपीट नहीं होता, रिपीट करोगे तो लैंग्वेज की ब्यूटी जाती है, तो इसीलिए हम पहले प्रोनाउन यूज करते हैं। फिर प्रोनाउन का भी रिपीटेशन नहीं करते, क्योंकि उससे अगेन जो है वो लैंग्वेज की ब्यूटी जाती है। अगर नाउन को मेंशन करना है तो फिर से भी हम नाउन को मेंशन कर सकते हैं। सो दिस गोल्स इस्टेब्लिश पहले। अब इसको पढ़ने के बाद में देखिए, जब हम इसे पढ़ लेते हैं तो समझ में क्या आता है कि ये ठीक है, ये हो सकता है। द एसडीजीज स्ट्राइव टू टैकल pressing challenges such as climate change, inequality and social injustice, aiming to create inclusive and sustainable societies by 2030. By uniting nations, organizations and individuals in collective efforts, the SDGs envision a world where economic growth is balanced with environmental conservation, social equity and responsible consumptions. तो ये देखिए, ये समझ में आता है। हो सकता है इनमें से कोई एक हो, पर इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये हमने पढ़े नहीं थे। Embracing this goal is essential to build a more equitable, resilient and harmonious world for current and future generations. ये भी हो सकता है, हमें पता नहीं अभी तक। These goals established by United Nations encompass a range of interconnected targets from ending hunger and promoting health and education to fostering gender equality and clean energy access. तो यहाँ पे after reading this paragraph of the passage, we come to know we are talking about the 17 sustainable development goals serves as a comprehensive blueprint for global prosperity, focusing on eradicating poverty, protecting the planet and ensuring a better future for all. तो ये किसने बनाए हैं? अब इसके बाद में हमें समझना पड़ेगा। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दीज गोल्स इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। तो इसके बाद में हमारा क्या आ सकता है? बी आ सकता है। तो बिल्कुल, दीज गोल्स इस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इनकम्पास अ रेंज ऑफ इंटरकनेक्टेड टारगेट्स फ्रॉम एंडिंग हंगर। तो यहां पे पॉवर्टी की बात हो रही है, यहां पे अगर देखेंगे तो पॉवर्टी की बात हो रही है, प्रोटेक्टिंग प्लैनेट्स की बात हो रही है, आइडियाज कनेक्टेड है। तो क्या आइडिया कनेक्टेड है? फ्रॉम एंडिंग हंगर, प्रोमोटिंग हेल्थ एंड एजुकेशन, क्या प्रमोट करेंगे? हेल्थ एंड एजुकेशन, टू फॉस्टरिंग जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, एंड क्लीन एनर्जी एक्सेस। तो यस हो सकता है। ये किसने स्टैब्लिश किए हैं? इस टारगेट की रेंज क्या है? ये दिया हुआ है। अब ये देने के बाद में हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं आगे। सो दीज एसडीजीज, तो ये जो एसडीजीज है, पहले हमने लॉन्ग फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, प्रोनाउन और फिर नाउन पे आ गया है यहां पे। सो दीज एसडीजीज, और ऐसे ही नहीं है नाउन पे आए, वी हैव टू कनेक्ट द कंटेक्स्ट टू। तो यहां पे पहले बात हुई है, फिर हमने देखा कि ये जो गोल्स दिए हैं, who established these goals, who set up these goals, we come to know कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने ये जो गोल्स है वो सेटअप किए हैं। तो हमें ये इनिशियली बात करनी पड़ेंगी, ना कि बीच में या आखिर में। तो इसीलिए हमने सी के बाद में बी को लिया है। और फिर दिस गोल्स एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस encompass a range of interconnected targets from ending hunger and promoting health and education to fostering gender equality and clean energy access. Embracing these goals, अब embracing these goals is essential to build more equitable, resilient and harmonious world for current and future generations. तो ये embracing लास्ट में आएगा। इसका परिणाम क्या होगा, ये क्यों जरूरी है, तो ये लास्ट में बात करेंगे क्यों जरूरी है। पहले उसके जो गोल्स दिए हैं उन गोल्स को तो डिस्कस कर लेते हैं। तो इसीलिए मेरा
जो सी के बाद में है वो बी आया, ए नहीं आएगा, तो वी गॉट डी एंड ई। दीज एसडीजीज, अब दीज एसडीजीज मतलब कौन से, जो यूनाइटेड नेशंस ने सेटअप किए हैं। सो दीज एसडीजीज ट्राई टू टैकल प्रेसिंग चैलेंजेस सच एज, तो ये कौन से प्रेसिंग चैलेंजेस फेस कर सकते हैं। सो दीज एसडीजीज स्ट्राइव टू टैकल प्रेसिंग चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, इनइक्वालिटी एंड सोशल injustice, aiming to create inclusive and sustainable societies by 2030। ठीक है, तो 2030 तक इनको ये अच्छी सोसाइटी तैयार करनी है। by uniting nations, organizations and individuals in a collective effort, the SDGs envision a world where economic growth is balanced with environmental conservation, social equity and responsible consumption। तो इसके बाद में एस के बाद में आएगा, ये कैसे किया जाएगा। अब ये 2030 तक तो करना है, पर ये कैसे किया जाएगा, तो करने का तरीका यहां पे दिया है। तरीका है बाय यूनाइटिंग नेशंस, तो हमें तरीका यहां पे दिया है। तो इसके बाद में हमारा डी के बाद में आता है ई, बचता क्या है ए, तो ये जैसा है वैसा ही यहां पे हम डाल देंगे। तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है वो है सी बी डी ई ए, ये प्रॉपर सीक्वेंस है। देखिए आईबीपीएस के इस तरह के पैराग्राफ या पैसेजेस आते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गो थ्रू द पैराग्राफ फर्स्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स, द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज। वंस यू अंडरस्टैंड इट, you can connect one idea to another, but unless you understand it, it would be very hard for you to connect idea with one another. I hope you understood what I want to convey। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ने के बाद में उसे समझ लेना है, समझने के बाद में कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। पर यहाँ पे मैंने इससे पहले भी बात की है कि जंबर्ड पैराग्राफ सॉल्व करते वक्त आपको ग्रामर बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने पहले ही हमारे ओपनिंग सेंटेंस की पॉसिबिलिटी जो है वो डायरेक्टली सी पे लाई थी, मतलब पहला सेंटेंस आसानी से हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो ये कैसे निकाला, तो हमने ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की हेल्प ली। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म की हेल्प ली। उसके बाद में हमने समझा कि हम अगर किसकी बात कर रहे हैं, कोई सेटअप कर रहा है उसे, तो पहले उसे मेंशन करेंगे। फिर यहाँ पे दिया है कि क्या करना है, क्या चीज करना चाहती है, उसका तरीका क्या है और उसका परिणाम क्या होगा। ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। या ये जरूरी क्यों है, परिणाम नहीं है तो ये जरूरी क्यों है, तो ये जो सजेशंस होते हैं वो आखिरी में आते हैं, तो इसीलिए हमने ए जो है वो आखिरी में लिया है। अब इसका सीक्वेंस हमें समझ में आया, सी बी डी ई ए, ये हमारा सीक्वेंस है। Now let us move on to the पहला क्वेश्चन। तो CBDA ये हमारा सीक्वेंस आया है। तो यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो तीसरा सेंटेंस कौन सा हो सकता है, यहां पे हमें पूछा गया है थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सी बी डी ई ए इस तरह से आया है। तो पहला सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस होगा हमारा इस हिसाब से डी किस में दिया है, ए में, तो इसीलिए ए जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज फोर्थ कौन सा है, तो फोर्थ कौन सा होगा, सी बी डी ई, तो ई होगा, क्या होगा, ई होगा। नेक्स्ट वन, I hope you got the answer. Which of the following should be the second sentence after rearrangement? B. Where is B? In E. Therefore, E should be the next answer. Now, let us move on to the next question. The question number 83. Which of the following should be the fifth sentence after rearrangement? तो fifth sentence is A. Fifth sentence कौन सा है, A है, C, B, D, E, A. Last वाला sentence. Now, let us move on to the next one. फर्स्ट सेंटेंस ये तो पहले आया था आपका, ये सी। नाउ वी हैव डायरेक्शंस, यहां पे डायरेक्शंस दिए हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं। तो डायरेक्शंस क्या कहते हैं, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर
given in bold, these 4 words may or may not be in their correct position. These sentence is then followed by options with the correct combination of words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct. Find the correct combination of the words that replace each other. If the sentence is correct as it is, then select option E as your choice. तो ये समझ में आया होगा, वर्ड स्वैप वाला सवाल है, क्वेश्चन है। यहां पे 4 वर्ड जो है वो हाईलाइटेड है। तो यहां पे जो वर्ड है वो हाईलाइटेड वर्ड छूट गए हैं, पर मैं आपके लिए यहां पे वो वर्ड जो है वो यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। पहला जो वर्ड यहां पे हाईलाइट किया है उन्होंने, वो किया है हाउस। दूसरा जो किया है वो है रन, केबल एंड स्पूल। रन, केबल एंड स्पूल, इनको जो है वो हाईलाइट किया है। हाईलाइट किया है मतलब ये बोल्ड में है। इनका ये कहना है कि इन वर्ड्स की ऑर्डर जो है हो सकता है गलत हो, तो आपको देखना है कि कौन सा वर्ड कहां पे गलत है और वो कहां पे फिट हो सकता है, और उसका सीक्वेंस इधर हमने दिया है, उसे एज आंसर हमें सिलेक्ट करना है। मतलब क्या है कि अ लार्ज हाउस ऑफ वायर, तो वायर का लार्ज हाउस हो सकता है क्या? नहीं। वायर का लार्ज हाउस ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन, भगाना है? नहीं, घर को भगा नहीं सकते। तो इसीलिए मुझे यह समझ में आया कि हाउस गलत है, तो ये हाउस जो है वो किसी से तो भी रिप्लेस होगा। तो मान लीजिए अगर रन से रिप्लेस करते हैं तो अ लार्ज रन ऑफ वायर, तो अ लार्ज रन होता है क्या? नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। दूसरा अ लार्ज केबल ऑफ वायर, नहीं, केबल और वायर एक ही है, तो लार्ज केबल ऑफ वायर नहीं कहेंगे। तो बचा क्या हमारे पास? स्पूल। क्या बचा है? तो स्पूल। स्पूल का मतलब होता है अ काइंड ऑफ रील। ये क्या होता है? रील। तो ये हो सकता है अ लार्ज रील ऑफ वायर, तो बिल्कुल सही है, हमें लार्ज रील ऑफ वायर लगेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्पूल है वो हाउस की जगह जाएगा, तो हाउस का आएगा। अगर ये यहां पे जाएगा तो यहां पे ब्लैंक होगा, तो इसे यहां पे लेके आना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ कि ए को सी से और ए को डी से और डी को ए से हम रिप्लेस करेंगे। तो एडी जो है हमें देखना पड़ेगा कहां कहां पे है। एक ए यहां पे है, एक यहां पे है, बाकी कहीं पे भी नहीं है। तो हम पढ़ लेते हैं, अ लार्ज स्पूल ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन द केबल। हाँ, केबल, टू रन द केबल मतलब केबल वहां तक जाने के लिए, ठीक है। तो टू रन द केबल लाइन फ्रॉम वन एंड टू द हाउस टू द अदर, फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर। तो यहां पे ये बिल्कुल सही जा रहा है, मतलब रन और केबल को बदलने की जरूरत नहीं है, जैसे है वहां पे बिल्कुल सही है। तो सिर्फ बदलेगा क्या? तो बदलेगा ए और डी, बी और सी को बदलने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ए डी। अगर बदलने की जरूरत है तो देखो बी और सी को बदलोगे तो कैसे होगा। मान लीजिए आपने अगर आंसर इस तरह से दिया, अ लार्ज हाउस ऑफ वायर विल बी नीडेड टू केबल द रन। डू वी हैव टू केबल द रन? ठीक है, केबल इज अ नाउन, इट इज नॉट अ वर्ब, और टू के बाद में हमें यहाँ पे वर्ब की जरूरत है, इन्फिनिटिव की जरूरत है, तो रन वर्ब है, V1 है, तो यही जाता है, तो इसीलिए इसको बदलने की जरूरत नहीं है। एंड हेंस वी हैव सिलेक्टेड ऑप्शन ए एज अवर आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसके जो वर्ड्स हाईलाइटेड है, नीड्स, मीट, ऑफन, तो नीड्स, मीट, ऑफन, और उसके बाद में लास्ट वाला है टर्न। सो दीज आर द 4 वर्ड्स हाईलाइटेड। वी हैव टू रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड देन डिसाइड कि ये सही है या गलत है। द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू रन, the GST Council needs to meet more often। तो मिलना है, कैसे मिलना है? बहुत ज्यादा। किसको मिलना है? काउंसिल को जरूरत है। द GST Council needs, इसको जरूरत है किस चीज की? मिलने की। कैसे? ऑफन। एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू अ मस्ट डू लिस्ट।
तो ये बिल्कुल सही है, जरूरत नहीं है कहीं पे भी चेंज करने की, जैसा सीक्वेंस दिया है बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट है द जीएसटी काउंसिल, उसके बाद में वर्ब चाहिए, वर्ब ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, नीड्स है बिल्कुल सही है। टू मीट, टू के बाद में V1 चाहिए, ठीक है। किस चीज की जरूरत है? मिलने की जरूरत है, तो यहाँ पे भी दो जगह नीड्स भी है, मिलना भी है, तो यहाँ पे मीट मेन वर्ब नहीं, हमें इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आते। फिर मोर ऑफन कैसे मिलना है, तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी है, तो ये एडवर्ब है। एंड टर्न, और फिर क्या करना है, और नीड्स टू टर्न, तो नीड जो है वो टर्न जो है V1 इट्स टू डू लिस्ट इनटू अ मस्ट टू डू लिस्ट, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 87, अ ग्रैंड प्रोसेशन, तो यहां पे जो वर्ड्स हाईलाइटेड है वो है पहला ग्रैंड, ठीक है, पहला है ग्रैंड, दूसरा हाईलाइटेड है स्ट्रीट्स, रोल्ड एंड फेस्टिव, स्ट्रीट्स, रोल्ड एंड फेस्टिव, ये चार वर्ड्स हाईलाइटेड है। तो अ ग्रैंड प्रोसेशन स्ट्रीट्स, तो अ ग्रैंड प्रोसेशन ये बिल्कुल सही है। तो अ ग्रैंड प्रोसेशन स्ट्रीट्स क्या होगा? अ ग्रैंड प्रोसेशन जो है ये हमारा नाउन है। कैसा है प्रोसेशन? तो ग्रैंड है। उसके बाद में स्ट्रीट्स नाउन कैसे आएगा? तो नहीं आएगा। तो किस चीज की जरूरत है? तो हमें वर्ब की जरूरत है। अब इन चार में से वर्ब कौन सा है? ये हो गया हमारा नाउन। तो इन चार में से हमारा वर्ब कौन सा है उसे ढूंढिए, तो आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो हमें ये लिखता है अ ग्रैंड प्रोसेशन, तो ये रोल्ड जो है ये हमारा वर्ब है। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो इसके बाद में वर्ब चाहिए। मैंने पहले ही कहा है इसके पहले लेक्चर में, दो नाउन एक साथ नहीं आते। अगर आने हैं दो नाउन एक साथ तो उसकी कंडीशन है कॉमा से सेपरेटेड होने चाहिए, कंजंक्शन से जुड़े होने चाहिए, या फिर वो किसी प्रेपोजिशन से कनेक्ट होने चाहिए, इतना याद रखना है। तो यहां पे द प्रोसेस, अ ग्रैंड प्रोसेशन रोल्ड थ्रू द, अब ये रोल्ड हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब सी जो है बी की जगह गया, तो बी कहां पे आएगा? सी की जगह। अ ग्रैंड प्रोसेशन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द फेस्टिव सिटी, बिल्कुल सही है। तो ये दो ही चेंज हो गए, बी और सी। कहां पे दिए हैं? बी में, इसीलिए ऑप्शन बी है। और दूसरा जो बचा है ए डी, तो चेंज नहीं होगा। अ फेस्टिव प्रोसेशन नहीं होता है, ग्रैंड प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आया है वो है ऑप्शन बी। आई होप आप लोगों को समझ में आया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब नंबर 88 के जो वर्ड हाईलाइटेड है, पहला है वॉक्ड, पहला है वॉक्ड, दूसरा है रियलाइज्ड, तीसरा है क्लास, रियलाइज्ड, तीसरा है क्लास, एंड द लास्ट वन वर्ड एंड दैट इज पर्क। तो यहां पे एज द बॉय वॉक्ड इन टू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, ठीक है, वो अंदर आया, द बॉय वॉक्ड इन टू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, ही रियलाइज्ड, उसे लगा, तो रियलाइज्ड भी सही है, उसे लगा, ही रियलाइज्ड दैट इट वॉज अ क्लास टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पर्क, नहीं, ये बढ़िया चीज है, पर्क है, एक्स्ट्रा है। सो इट वॉज अ पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास विथ हिम। तो यहां पे जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है सी डी से, और सी डी से चेंज कहां पे हो रहा है? हमें तो पहले पता चला ये दो जहां पे होंगे ए और बी, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कहां पे नहीं है? डायरेक्टली वैसे भी आंसर आ जाता है। अगर हमें ये पता चला ये और बी चेंज नहीं होने वाले, तो जहां पे ए बी होगा वो हमारा आंसर हो नहीं सकता। दिया कहां पे नहीं है? डी में, बस बात खत्म, डी हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट मी सी द माइक इज ऑन, यस। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 89, अनरेवलिंग द फिशिंग लाइन रैप्ड टाइटली अराउंड द स्पूल। तो यहां पे जो वर्ड्स है इन्हें देख लेते हैं एक बार। अनरेवलिंग एक हमारा है, फिशिंग है, उसके बाद में रैप्ड है और प्रिपेयर्ड है, उसके बाद में प्रिपेयर्ड है और उसके पहले रैप्ड है। सो अनरेवलिंग द फिशिंग
मतलब किसी चीज को ढीला करना, छोड़ना, अनरावल करना। द फिशिंग लाइन रैप्ड टाइटली अराउंड द स्पूल द फिशरमैन प्रिपेयर टू कास्ट। तो यहां पे एक चीज समझ में आती है, तो अनरावलिंग का मतलब मैंने पहले ही बताया है, इसका मतलब होता है डिस्टेंगल। डिस्टेंगल, ठीक है। कोई चीज अगर रैप कर, मतलब कोई चीज ऐसे टैंगल की गई है तो उसे छोड़ना, ठीक है। द फिशिंग लाइन, तो फिशिंग लाइन बिल्कुल है। तो फिशिंग लाइन आपने देखा होगा समंदर में वो डिस्टेंगल करते हैं, फिशिंग लाइन ऐसे पटापट 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 छोड़ते हैं, ऐसा उनका जो नेट होता है ना, वो नेट ऐसे छोड़ते हैं तो वो डिस्टेंगल करते हैं। क्या करते हैं वो? डिस्टेंगल करते हैं। लाइन रैप्ड टाइटली अराउंड द स्पूल। स्पूल अभी देखा है हमने, रील जो रैप्ड की हुई रहती है अराउंड द स्पूल, तो उसे ऐसे छोड़ते जाते हैं। द फिशरमैन प्रिपेयर्ड, वो प्रिपेयर कर रहा है टू कास्ट हिज पोल। तो ये बिल्कुल जैसा दिया है वैसा सही है, कोई भी चीज यहां पे इंटरचेंज करने की जरूरत नहीं। अगर करते हो तो इसका मीनिंग मिलेगा नहीं, आप करके देखिए, कोई भी इंटरचेंज आपको सेंटेंस ही समझ में नहीं आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। और यहां पे डायरेक्शंस है, इन्हें थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Each of the following questions give a sentence which has been divided into 4 parts which might not be in their correct order of narrative. The sentence is then followed by 5 options, one of which gives the sequence of the rearranged part. तो ये जंबल्ड पैराग्राफ वाला है क्वेश्चन, पैरा जंबल वाला सवाल है, पर ये जंबल्ड सेंटेंस है जो हमने एसबीआई की पेपर में देखा था। तो इस सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे ये क्या कहता है? यू मस्ट चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इफ द सेंटेंस इज ऑलरेडी अरेंज्ड इन द करेक्ट सीक्वेंस और द करेक्ट सीक्वेंस डजंट मैच विथ एनी ऑफ द गिवन सीक्वेंस, मार्क ऑप्शन ई, दैट इज नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड, नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड एज योर आंसर। तो यहां पे वो भी ऑप्शन दिया है कि अगर कुछ होता ही नहीं है तो इसको सिलेक्ट करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द जंबल्ड सेंटेंस। तो यहां पे दिया है द लीव्स प्लांट्स रिलीज द मूड फ्रॉम द रूट्स टू वंस वाटर इज एक्सेस लिक्विड। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैंने इसका पहले आप लोगों को बताया था कि क्या करते हैं, सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता है तो सारी चीजें समझ में आएगी। तो हमें यह पता चलता है कि मूव्ड जो है वो वर्ब है, तो वर्ब से शुरुआत नहीं होगी क्योंकि इंटरोगेटिव है। द लीव्स प्लांट रिलीज, क्या रिलीज करते हैं? एक्सेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर वंस वाटर इज मूव्ड फ्रॉम द रूट्स टू। तो इसका मतलब ये तो पहला नहीं आएगा क्योंकि फिर ये आखिरी में जाता है तो आखिरी में टू भी नहीं आएगा। तो हम ऐसे कह सकते हैं वंस वाटर इज मूव्ड फ्रॉम द रूट्स। तो पहले हम लेंगे सी, उसके बाद में लेंगे बी। मूव्ड फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स प्लांट्स रिलीज, प्लांट्स रिलीज करता है क्या? द एक्सेस लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो इसके बाद में आएगा ए और ए के बाद में आएगा फिर डी। इसका मतलब सी बी ए डी कहां पे दिया है? बी में। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसकी जो ट्रिक्स है मैंने बहुत बताई है आपको इसके पहले वाले लेक्चर्स में। अगर देखी नहीं तो ये समझ में नहीं आया होगा कि कैसे सॉल्व किया है। समझना है तो पिछले लेक्चर्स पहले देखो, बाद में ये समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in each question a part is omitted which is then replaced by a blank. Choose the word from the given options that will fit into the blank most appropriately. fill in the blanks का ये क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करते हैं। यहां पे ये जो क्वेश्चंस होते हैं आईबीपीएस के जनरली वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं, फिल इन द ब्लैंक के। चलिए, आई वॉज गोइंग आउट व्हेन द टेलीफोन, मैं बाहर जा रहा था। व्हेन द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, जब टेलीफोन बज रहा था तो मैं बाहर जा रहा था। दो एक्शन साइमल्टेनियसली नहीं, जनरली जब हम कोई एक्शन कंटिन्यूअस में होती है और वहीं पे कोई डिस्टर्बेंस आता है तो जो एक्शन चल रही है वो कंटिन्यूअस में होती है और जो डिस्टर्ब करती है, अगर ये पास्ट की एक्शन है कंटिन्यूअस, तो डिस्टर्ब करने वाली एक्शन सिंपल पास्ट में होती है। तो यहाँ पे वो जा रहा है, वॉज गोइंग आउट, वो बाहर जा रहा था जब क्या हुआ? द टेलीफोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बजी तो मैं बाहर जा रहा था, या जब मैं बाहर जा रहा था तभी टेलीफोन की घंटी बजी। एंड देयरफॉर ये बी जो है ऑप्शन इसका आंसर होगा। आई होप आपको टेंसेस पता है। अगर पता है तो ये सवाल भी आपके ध्यान में आया होगा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है।
सिंपल पास्ट की दो एक्शन, एक एक्शन चल रही है उसी दौरान कोई एक्शन होती है, तो जो एक्शन चल रही है वो एक्शन कंटिन्यूअस फॉर्म में होगी, पास्ट कंटिन्यूअस, और जो उसी दौरान होती है वो सिंपल पास्ट में आएगी, और सिंपल पास्ट सिर्फ यहाँ पे है, बाकी कहीं पे नहीं, इसीलिए हमने बी को सेलेक्ट किया है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। दिस क्वेश्चन से सी यूज टू, अब ये ग्रामर बेस्ड है यूज टू वाला। अब ये ग्रामर बेस्ड क्यों है? क्योंकि यूज टू है क्या? सो आफ्टर रीडिंग दिस वी कम टू नो यूज टू इज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में हमें हमेशा क्या यूज करना होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये है, नहीं ये V4 है, फॉलो थ्रू। शी यूज टू फॉलो थ्रू आफ्टर। अब ये आ सकता था पर थ्रू और आफ्टर दोनों प्रीपोजिशन हो जाएंगे, और दो प्रीपोजिशन यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद में फॉलो अब भी नहीं आएगा क्योंकि अगेन आफ्टर और अब दो प्रीपोजिशन बन जाएंगे। फिर फॉलोड, ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा अगर इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है, तो ये भी नहीं, तो बचा क्या? डी, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव विजन ब्लैंक अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ अमंग व्यूअर्स। तो यहां पे जब इसे पढ़ते हैं तो यहां पे हमें समझ में आया, द आर्टिस्ट यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव विजन इवोक्ड टू ब्रिंग अबाउट, ये हो सकता है, इसका मतलब होगा यहां पे टू ब्रॉट अबाउट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, ये इसका मीनिंग हुआ है, टू ब्रॉट अबाउट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। सो क्रिएटिव विजन इवोक्ड अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ अमंग द व्यूअर्स, हो सकता है। अब सप्रेस्ड, ये जो विजन है इसका सप्रेस्ड करे, यूनिक स्टाइल एंड क्रिएटिव विजन सप्रेस्ड अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ अमंग द व्यूअर्स, तो व्यूअर्स के अंदर जो है वो क्या करेगा? वो क्रिएटिव विजन इसका सेंस ऑफ वंडर को सप्रेस करेगा? नहीं, तो ये सप्रेस की बात नहीं होगी। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद जो जो समझ में आती है चीजें वो हम देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट करेगा, रिस्ट्रिक्टेड अ सेंस ऑफ वंडर एंड ऑ अमंग व्यूअर्स, तो ये भी नहीं होगा, रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किसी चीज को, डिवाइड भी नहीं, ये सारे नेगेटिव वर्ड है, तो ये नहीं आएगा, इवोक्ड आएगा, इतना याद रखना है। और ऑ का मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ रेवरेंस, आदरयुक्त भीति भी हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ फीलिंग ऑफ रेवरेंस। तो इस पॉजिटिव अप्रोच से लेंगे, अ फीलिंग ऑफ फियर भी हो सकता है, दो मतलब है। अब कंटेक्स्ट क्या है ना, कंटेक्स्ट के हिसाब से उस मीनिंग को यहां पे लिया जाएगा। एंड देयरफॉर हमने जो सेंटेंस का यहां पे आंसर सिलेक्ट किया है वो इवोक्ड किया है। I hope you understood this. Now let us move on to the next question. The next question is question number 94, and this question says, the musician's soulful performance and heartfelt lyrics served a deep emotional connection. सर्व करेगा डीप इमोशनल कनेक्शन को, रेमिफाई टुकड़ों में बांटेगा, पैदा ये करेगा, डिसरप्ट करेगा, डिसएंचेंटेड करेगा, नहीं फॉर्ज करेगा, क्रिएट करना। फॉर्ज मतलब टू क्रिएट, फॉर्ज मतलब टू क्रिएट, तो ये बिल्कुल सही जाएगा, तो इसीलिए आएगा अ डीप लिरिक्स फॉर्ज्ड, फॉर्ज मतलब क्रिएटेड अ डीप इमोशनल कनेक्शन विद द ऑडियंस, तो ये बिल्कुल सही जाता है, इसलिए यहां पे ऑप्शन बी आया है। देखिए फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते वक्त आपको आपकी जो एटलीस्ट वोकैबुलरी होनी चाहिए ना, बेसिक वोकैबुलरी आपकी अच्छी है तो इसके आंसर यूं ही निकल आएंगे। अगर बेसिक भी अच्छा नहीं तो मैंने इसके पहले एलिमिनेशन टेक्निक जो आपको बताई है उसे यूज कीजिए, आप आंसर के पास बिल्कुल आ जाओगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सवाल। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 95, द सडन इकोनॉमिक डाउनटर्न blank a wave of uncertainty among investors and business owners. So the sudden economic downturn ignited a wave of, ignited मतलब किसी चीज की शुरुआत कर देना, चिंगारी लगाना, तो ये बिल्कुल हो सकता है। एलिवेटेड, फोर्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, डिप्लेटेड कम करना, फास्टर्ड ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सारे वर्ड जो है
कहीं पे भी मीनिंग के साथ यहाँ पे मैच नहीं होते। देयरफॉर वी आर सपोज टू सिलेक्ट इग्नाइट। इग्नाइट का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, अ वेव ऑफ अनसर्टिनिटी अमंग इन्वेस्टर्स एंड बिजनेस ओनर्स। तो एलिवेट करना, किसी चीज को कम करना, या डिप्लेट कम करना, ये देखो सेम मीनिंग है। फोर्टिफाई करना, तो फोर्टिफाइड की तो यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। फॉस्टर्ड, वी आर नॉट गोइंग टू फॉस्टर एनीथिंग ओवर हियर, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फॉस्टरिंग एनीथिंग। सो इसीलिए ये चार जो ऑप्शंस है वो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड हेंस व्हाट रिमेन्स ए, एंड देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस टू सिलेक्ट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्शन है 96 to 100, ईच सेंटेंस टू फाइंड वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल, और ये एरर डिटेक्शन का सवाल है। एरर डिटेक्शन अगर हमें सॉल्व करना है तो डायरेक्शंस तो हमने पढ़ लिए, समझ में आया है। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। इन द पॉन्ड द स्मॉल गप्पी फ्लैप्ड हिज टेल फिन बैक एंड फोर्थ टू स्विम नेक्स्ट टू द बिगर फिश। तो ये जो भी है स्मॉल गप्पी, तो ये फिश है, ठीक है, इतना समझ में आया। इन द पॉन्ड, ये फ्रेज द स्मॉल गप्पी फ्लैप्ड हिज टेल फिन, तो हीज नहीं होगा ना। अगर यहां पे ये फिश है, अगर मैं फिश के बारे में बात कर रहा हूं तो फिश के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो होगा इट्स, और यहां पे दिया है हिज, इसीलिए ये पार्ट जो है वो गलत है। ये कौन सा पार्ट है? सी। कहां पे दिया है? सी में, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 97। ये कहता है सिंस द पुलिस हैज नॉट गिवन a statement yet, the reporter can only make a conjecture about the crisis। तो यहां पे the police has, तो यहां पे अगर पुलिस अकेला होता तो पुलिसमैन लिखा होता। क्या लिखा होता? पुलिसमैन लिखा होता, पर यहां पे पुलिस लिखा है। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। और जब पुलिस यह कलेक्टिव नाउन मेंबर्स की बात करता है तो उसे प्लूरल कंसीडर किया जाता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है, पर यहां पे दिया है सिंगुलर, इसका मतलब ये गलत है। कहां पे दिया है? पार्ट ए में, इसलिए ऑप्शन ए जो है वह हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 98, एंड दिस क्वेश्चन सेज एन oculist is a medical professional who specializes in diseases associated for the eyes, नहीं, associated with something। यहां पे जो एरर है वो प्रेपोजिशन की एरर है। associated with होता है, associated for नहीं होता है, associated with something, and therefore ये डी में एरर है, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 99, and that is the investor sold all of its stocks after having a premonition about the market crashes। तो यहां पे देखिए द मार्केट क्रैशेस नहीं होगा। यहां पे मार्केट क्रैशेस क्यों नहीं होगा वो भी बताता हूं, ये बाकी सही है। द इन्वेस्टर सोल्ड V2 ऑफ ऑल ऑफ इट्स स्टॉक्स, वो भी सही है। आफ्टर हैविंग क्या? प्रीमोनिशन अबाउट, प्रीमोनिशन अबाउट मतलब इंफॉर्मेशन होना, पहले ही मॉनिटर करना क्या कि क्या होने वाला है। द मार्केट क्रैशेस नहीं होगा, तब मार्केट क्रैश होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? मार्केट क्रैश होना चाहिए था, या तो फिर हम इसे मार्केट क्रैशिंग भी कह सकते हैं। दोनों हिसाब से ये सही होता, दोनों में से कोई एक भी एक्सप्रेशन यहाँ पे होता, तो नहीं दिया है, इसीलिए ये गलत है। और इसीलिए हमारा जो ऑप्शन है डी, ये एज अ आंसर यहां पे सिलेक्ट होगा, इतना याद रखना है। तो इसके बाद में हम देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? इफ लॉजिकल माइंड्स डू नॉट प्रिवेल अ मेजर वॉर विल ब्रेक आउट बिटवीन द टू लार्जेस्ट गैंग्स इन द सिटी। ठीक है, बिटवीन द टू लार्जेस्ट गैंग इन द सिटी। तो ऐसा एक सेंटेंस दिया है, तो यहां पे गैंग जो होती है वो लार्जेस्ट तो नहीं होती है, मेरे हिसाब से गैंग्स जो है वो बिगेस्ट हो सकती है। देखते हैं। इफ लॉजिकल माइंड्स डू नॉट प्रिवेल अ मेजर वॉर विल ब्रेक आउट बिटवीन द टू लार्जेस्ट गैंग्स इन द सिटी। तो यहां पे
बिगेस्ट भी हो सकता है, लार्जेस्ट भी, गैंग का यस लार्ज भी, लार्जेस्ट गैंग्स दोनों चल सकता है। तो यहां पे इसका आंसर जनरली होना चाहिए नो एरर, बाकी सही है। इसका आंसर क्या होगा? नो एरर होगा, इतना याद रखना है। तो यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। एक याद रखिए, जितना पेपर्स को आप देखोगे, जितना पेपर्स के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ आप लोग बात करोगे, उतने ज़्यादा मार्क्स आप फेच करोगे आपके एग्जाम में। आई होप ये जो लेक्चर मैंने आज कंडक्ट किया सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन। साथ में अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सभी लोग एक साथ देखिए, एक दूसरे के साथ बातचीत कीजिए। बातचीत करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।